की बात है। नहीं तो ये प्रेशर बनाया है। सामने से तो देखिए, सामने से तो एकदम टिप टॉप दिखाई दे रहे हैं दोनों नेता, चाहे डोनाल्ड ट्रंप है, बढ़िया टाई वाई है, लेकिन पीछे तो सब सब पीछे से, चाहे वो ईरान हो या डोनाल्ड ट्रंप हो, दोनों का पिछवाड़ा उड़ा हुआ है। सामने से दोनों टाइट बने हुए हैं। अरे भाई इंतजार कर लो, शांति वार्ता हो जाने दो, अगर नहीं हो तो धमकी फिर बाद में दे लेना। तमाम तरह की चीजें। निपुण आलम मनान मेरे साथ मौजूद हैं। निपुण साहब, जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि शुरुआत में 10 जो शर्तें थे वो निकल कर आई थी, 10 में से जो 4 शर्तें थी वो बड़ी टफ थी कि सबसे पहले तो लेबनान पर हमले बंद करो। ये बात पहले भी थी, ये जानकारी आ रही कि पाकिस्तान ने छुपा ली थी। उसके बाद इजराइल ने एक दिन बाद ही धमाधम सारे धमाके शुरू कर दिए, बम गिरा दिए, 250 लोग मारे गए। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि भैया अब तो टैक्स वसूला जाएगा, चुंगी वसूली जाएगी ये। और तीसरी जो बात है कि अमेरिका की जितनी भी सेना है, जितने भी जहाज है, युद्धपोत, वापस लेके जाओ अपने। तो ये तो 3-4 चीजें हैं, और हॉर्मुज पर हमारा कब्जा ही रहेगा, किसी और का दखल नहीं रहा। ये तो 4 चीजें हैं। 4 चीजें क्या अमेरिका मानेगा इस शांति वार्ता में भी? देखिए, अभी मनोज जी आपने जो प्रश्न किया, पहले तो बात आप जानिए कि अमेरिका मानेगा या नहीं मानेगा वो तो बात की बात है। हम्म। लेकिन आपने स्टार्टिंग में ही कहा इजराइल मानेगा या नहीं मानेगा। हम्म। क्योंकि जब पाकिस्तान ने छुपाया तो इजराइल ने क्या किया, लेबनान पर जबरदस्त हमले किए। और देखिए मामला क्या है, ये मामला ईरान और अमेरिका का तो बाद में, पहला तो मामला ये ईरान और इजराइल का मामला है। और इजराइल तो ये मानता है कि जब तक लेबनान है, हमस है, हुतीज हैं, इस प्रकार के प्रॉक्सीज हैं, तब तक इजराइल की सुरक्षा को प्रश्न चिन्ह है। ये इजराइल की सुरक्षा पर कभी भी संकट मंडरा सकता है, कभी भी 7 अक्टूबर 2023 का रिपीटिशन हो सकता है। तो क्या इजराइल इस बात को मानने देगा अमेरिका को? मैं तो नहीं मानता हूं कि किसी भी तरीके से इस बात को माना नहीं जाएगा। और दूसरी बात रही कि जो एटॉमिक बात बार बार आ रही है कि अपना इंग्लिश प्रोग्राम जो है ईरान, वो रोकने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं इसको पीसफुल वर्क के लिए करूंगा। ये भी एक बहुत बड़ा खोज है जो इसराइल के लिए बड़ा समस्या का विषय है। इसराइल हमेशा ईरान को बोलता आया है कि ईरान इज ए रोग स्टेट, और ईरान का प्राइमरी टारगेट जो है वो क्या इसराइल है। रीजन इसलिए नहीं है कि इसराइल से कोई उस प्रकार की बातें हैं, बात ये है कि इस्लाम का लंबरदार बनना है ईरान को। और जो खामनेई ने जो झंडा उठाया था कि हम ही इस्लाम के फाइटर है और हम ही फिलिस्तीन कोज हो या इसराइल को हम तबाह कर देंगे, भगा देंगे, मामला वहां पर जाके उलझा हुआ है। ये तो वॉर शुरू होने के बाद होमूज का मामला आया। अब होमूज में ईरान को लग रहा है कि मेरे जो लॉसेस हुए हैं, देखिए ये बात आप जानिए, अमेरिका का तो केवल पैसा लगा है, ये अमेरिका के ये 7-8 जेट गिरे हैं। लेकिन धरती जो बर्बाद हुई है वो किसकी हुई है? गल्फ की हुई है, ईरान की हुई है, या अमेरिका के जहां जहां पर अड्डे थे वो बर्बाद हुए हैं। तो ईरान को तो वो भी भरपाई करनी है कि हम कैसे उस पूरे लॉस को, इस नुकसान को कैसे पूरा करेंगे। और अगर वो पूरा करेंगे तो अमेरिका जो विश्व की लीडरशिप का दावा करता है, सुपर पावर बनता है और फ्री नेविगेशन की बात करता है, तो प्रश्न वहां पर उठेंगे। हालांकि अमेरिका का होर्मुज से कोई ज्यादा ट्रेड नहीं है, लेकिन अमेरिका के अलाइज का तो है। चाहे वो जापान का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, या यूरोप के कंट्रीज का हो, या फिर जो मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं उनका ट्रेड होना हो, तो उनकी ओर से अमेरिका को प्रेशर है। और ये बात सही बोली हुई बंसल सर ने कि जो लगातार अमेरिका बयान दे रहा है, ईरान बयान दे रहा है, ये इस प्रकार की वार्तालाप में, डायलॉग्स में इस प्रकार के बयान देकर प्रेशर टैक्टिक्स भी होता है। और दूसरा, हर पक्ष, चाहे वो ईरान हो या अमेरिका हो, वो तो पूरे वर्ल्ड में यही दिखाने का प्रयास करेंगे ना कि वी आर द विनर, वी आर द लीडर, हमने वॉर को जीता है। ईरान भी यही प्रयास कर रहा है, अमेरिका भी ये प्रयास कर रहा है। जी। लेकिन मुझे लगता है कि जब टेबल टॉक पे होते हैं तो इस तरह की बातों का कोई वजूद नहीं बनता। मुझे तो ये भी जानकारी मिल रही है कि चीन का भी प्रतिनिधिमंडल आ रहा है पाकिस्तान। और अगर ये वाकई में सही बात है कि चीन का भी प्रतिनिधिमंडल आ रहा है, तो जो हम बात बार बार बोलते आ रहे थे कि जो रियल सामने दिख रहा है, रियलिटी में वो है नहीं। खेल तो यहाँ पर चीन और अमेरिका के बीच में है, और रशिया इसमें इन्वॉल्व है ईरान को सपोर्ट करने को लेकर। तो मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान एक अपना दबदबा, एक मैं एक मीडिएटर हूँ, मीडिएटर की भूमिका अगर चीन आता है तो क्लियर होता है कि चीन की ही बड़ी रोल थी। और आपको याद होगा वो रुकवाने को लेकर खुद ट्रम्प साहब ने कहा था कि चीन की बड़ी भूमिका रही है। पाकिस्तान को तो बस इतना कि तुम इनिशिएटिव लो,
बातचीत लेकिन ये करो, बात भी लेकिन तो जो सच है ना निपुण साहब कि अगर चीन आ गया तो फिर ईरान का भी पलड़ा भारी पड़ सकता है, क्योंकि चाहे वो रूस हो या फिर चीन हो, वो सब के सब ईरान के पक्ष की बात कर रहे हैं। वसीम रेजा मेरे साथ मौजूद है, उनके पास में चलूंगा। वसीम साहब कैसे देखते हैं, क्योंकि ईरान ने भी इस बार कह दिया है कि अगर वार्ता असफल होती है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ इजराइल ही नहीं है, इसका जिम्मेदार उतना अमेरिका भी होगा, क्योंकि ये अमेरिका इस बैठक में शामिल है। देखिए, सबसे पहले हमें देखना होगा कि जंग की शुरुआत तो अमेरिका ने की और अमेरिका ने इसराइल के कहने पर की। कल ही फॉरेन मिनिस्टर जो यूएस के रहे हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि इसराइल ने कई बार अमेरिका को जंग में धकेलने की कोशिश की और कई बार हमें यह सजेशन भी दी कि ईरान पर हमला करो, लेकिन हमने नहीं माना। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब का मिजाज तो पूरी दुनिया जानते हैं। उनकी बात सुबह क्या होती है, शाम को क्या हो, उस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। यही जंग तो आज शुरू नहीं हुई, इससे पहले जो इन्होंने 12 रोजा जंग की शुरुआत की थी, जब इस टाइम भी ईरान ने जवाब दिया था, तो उस टाइम फिर सीज फायर हुआ वगैरह, रुक गई। लेकिन उसके बाद बात पहुंचती है कि कंटिन्यूअसली डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है ईरान को जो है धमकियां देते थे और ये कहते थे कि हम ईरान के अंदर रिजीम को चेंज करना चाहते थे। और इन धमकियों का सिलसिला जारी रहा कि जब यहाँ पर फिर वो प्रोटेस्ट हुए, उन प्रोटेस्ट ने जब वायलेंस के तरीके इख्तियार किए, उन्होंने फिर ईरान के अंदर जब उनको खामोश किया गया, उनको पकड़ा गया, तो ये सामने आया कि उनकी सारी फंडिंग और उनको जो आर्म्स और एमिनेशंस मिलते हैं वो यूएस की तरफ से फराम होते हैं। लिहाजा उसके बाद भी जब उसमें भी अमेरिका को नाकामी हुई तो वो एक और प्लान के लिए आगे बढ़े। तो उन्होंने 28 फरवरी को ईरान के सुप्रीम लीडर को आके इजराइल के साथ मिलकर उन्होंने उनको असैसिनेट किया। यहाँ की बड़ी टॉप लीडरशिप, यहाँ के बड़े बड़े कमांडर्स को और हत्ता यहाँ की स्कूल्स को भी निशाना बनाया गया, जिसमें तकरीबन 200 के करीब बच्चों को यानी उनका निहत्ते तौर पर खून बहाया गया। फकत यही नहीं, इन 40 दिनों के दौरान जो हमने यहाँ पर मुशाहिदा भी किया, कई स्टेट्स में यहाँ पर लगातार हमले होते थे। यहाँ के हेल्थ सेक्टर को भी निशाना बनाया, यहाँ के हत्ता जो कल्चरल हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट्स है उनको निशाना बनाया गया, हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया गया। तेहरान में गांधी हॉस्पिटल है, बच्चों का एक मारूफ और हाईली एडवांस्ड हॉस्पिटल है। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर उस बच्चों के अस्पताल को भी निशाना बनाया। ईरान को तो जाहिरी तौर देखिए जानी और माली नुकसान हुआ, लेकिन हमें यह देखना है कि जो स्लोगन लेकर अमेरिका और इजराइल निकले थे, जो एजेंडा उनका था, जो उन्होंने अपने गोल्स मुअय्यन किए थे कि हम ईरान को 2 दिन के अंदर वहां तबाह करेंगे, उसमें तो कुछ भी कुछ भी हासिल नहीं कर सके। बल्कि हुआ यूं ही कि ईरान और अमेरिका और इजराइल के दरमियान जंग से पहले हुर्मुज तो फ्री एक क्या कहते हैं उसे रास्ता था आने जाने के लिए। अब वो ईरान के पूरे इख्तियार में, और ईरान अभी रिसेंटली ईरान ने इन जंग के दिनों में फकत उन ममालिक को, उन कंट्रीज को इजाजत दी जो ईरान के अपने करीबी दोस्तान में से हैं, जिसमें हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी है। बाकी ममालिक के लिए तो कुल्लन बंद है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर इजराइल का कोई वहां से शिप कोई भी वहां से गुजरे, हम उसको निशाना बनाएंगे। अगर कोई मुल्क दूसरा परचम लेकर इजराइल तक वो जाना चाहते हैं, हम उसको भी नहीं जाने देंगे। और उसके बाद अगर मीडिया में ये बात तो आई, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा इलॉबरेट करूं कि देखिए जंग के दौरान ही ट्रैक टू डिप्लोमेसी फाल होती है, एक्टिव होती है, वो अपना काम करते रहते हैं। तो जो रिपोर्ट्स हमने यहां पर भी देखी और एक्सपर्ट्स को भी सुना, उनका यही कहना था कि तकरीबन 9 से ज्यादा ममालिक और 9 से ज्यादा ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ईरान के साथ अप्रोच किया कि सीज फायर के लिए आगे आए। हमें यूएस की तरफ से वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यूएस सीज फायर का मुतालबा करता है। तो ईरान ने पहले दिनों बिल्कुल भी कोई पॉजिटिव जवाब नहीं दिया। लेकिन जब यही सिलसिला कंटिन्यू रहा तो ईरान के सुप्रीम लीडर जो न्यूली आयतुल्लाह सईद मुज्तबा खामनेई साहब उनके पास पहुंची, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम तो पहले से ही अमन के साथ है। ईरान ने तो इस जंग की शुरुआत नहीं की, बल्कि ईरान ये आपने सही कहा कि ईरान ने इस जंग की शुरुआत नहीं की थी। मेरे साथ मुजाहिद जाफरी साहब मौजूद हैं। जाफरी साहब, ये बात तो सही है कि ईरान ने इसकी शुरुआत नहीं की थी और अचानक से इजराइल और अमेरिका का हमला हुआ और एक देश के सबसे सुप्रीम लीडर या सबसे प्रमुख लीडर को आप मार देते हैं
और मारने के बाद कहते हैं कि हमने ये जंग जीत ली है। बस 7 दिन की बात है, 7 दिन के बाद हम तय कर देंगे कि ईरान की सरकार को अब कौन चलाएगा और वहां की जो रिजिम होगी उसे हम तय करेंगे। लेकिन शायद कोई गलतफहमी थी या अंदाजा नहीं लगा पाए थे, वो सारी चीजें हैं। लेकिन वार्ता से पहले एक बड़ी मार्मिक और दिल को छू लेने वाली तस्वीर हमने देखी कि जितने भी लोग इस्लामाबाद पहुंचे, वार्ता के लिए पहुंचे, उसके पहले जो वहां के संसद के प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्लेन में उन बच्चों की तस्वीरें रखी हुई थी। उस स्कूल के खून से सने हुए बैग रखे हुए थे और वहां पर फूल रखे हुए थे। वो संकेत कुछ दे रहे थे, वो ये बताने की कोशिश थी कि हम शांति की वार्ता में तो जा रहे हैं, लेकिन हमें यह बता दिया जाए, पूरी दुनिया को दिखाया गया कि यह बता दिया जाए कि 168 लोग मारे गए, जो बेगुनाह बच्चे मारे गए, इसका जिम्मेदार कौन है। और दबाव में अमेरिका को बोलना पड़ा कि हम इसकी जांच कराएंगे। यह तस्वीर क्या इस शांति वार्ता में एक बड़ा मुद्दा बनेगी? जी बिल्कुल, ये तस्वीर एक बड़ा मुद्दा बनेगी। ये डेफिनेटली बनना भी चाहिए। इसे ये इस तरह का इंसिडेंट है जो दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों को इसने हिला कर रख दिया है। ये जो ईरान का डेलीगेशन आया है, मैं आपको इसके साथ एग्जैक्ट रिपोर्ट करता जाऊं कि ये जो डेलीगेशन आया है इसमें 72 लोग शामिल हैं, इंक्लूडिंग स्पीकर और प्राइम उनके जो वजीर खारजा हैं उन समेत। ये 72 का फिगर जो करबला के शोहदा के हवाले से रखा गया है। उसके साथ साथ ये बच्चों की तस्वीर, उनके बैग्स, उनकी बिलोंगिंग्स। जब मैं आपको एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन दूं, जब वहां से ईरान से ये रहनुमा, ईरान के लीडर्स सवार हुए हैं, उन्होंने जहाज में ये देखा है बच्चों की तस्वीर, तो वो सारे धाड़े मार मार कर रोते रहे हैं और नोहा खानी करते रहे हैं। ये एक ऐसा मैसेज था कि वो अपने बच्चों और तमाम शोहदा को अपने साथ इस डेलीगेशन के लेकर आ रहे हैं, ताकि उन्हें किसी भी डेलीगेशन के मोड़ पर ये मत भूले कि उनके बच्चों को किस तरह मारा गया। जहां तक इनके शहीद होने का ताल्लुक है, तो इसमें ये टोमाहॉक मिसाइल की सूरत में आपको पता है कि 168 लोग शहीद हुए थे। और ईरान ने जो डेलीगेशन भेजा है, इस डेलीगेशन का नाम भी मिनाब 168 रखा है उन्होंने। तो ये एक डेलिब्रेट एफर्ट थी ईरान की, ऐसी सफारती एफर्ट थी जिसने डिप्लोमेटिक लेवल पे, एक मॉरलिटी के लेवल पे, अखलाकियात के लेवल पे मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही मुज़ाकरात जीत लिए हैं ईरान ने, मेरी नज़र में। वाकई और पूरी दुनिया इस बात की चर्चा कर रही है कि भाई इस जंग, जो भी दुनिया में जंग हो रही हैं, उसमें मासूम की क्या गलती है। अगर अमेरिका और इजराइल की तरफ से यह हमला किया गया तो स्कूल पर क्यों हमला किया गया? अमूमन जब किसी भी देश में जंग होती है तो कोशिश ये की जाती है कि किसी भी स्कूल या शिक्षण संस्थान, अस्पतालों में या रिहायशी इलाकों में युद्ध की झलक ना देखी जाए। लेकिन यहाँ पर इसे गलती कहें, ये जानबूझकर गलती हुई, धोखे से गलती हुई, इसे किस तौर पर देखे कहा नहीं जा सकता। जेके बंसल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मिनाब 168 डेलीगेशन का नाम रखा गया, लेकिन सबसे बड़ी बात है 72 लोग इस डेलीगेशन में हैं। कहीं ना कहीं जब इस डेलीगेशन में